हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 6 फेब और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है आरबीआई अप्रूवल पेंडिंग फॉर बैड बैंक। आप जानते होंगे कि बैड बैंक का कंसेप्ट गवर्नमेंट क्या हुई थी, पिछले साल लाई थी, जो कि अभी आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दिया है उस चीज़ का भी, वो पेंडिंग में चल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया अभी किस चीज़ का, बैड बैंक को, कि अभी स्टिल पेंडिंग में है। और ये जो अभी नीचे की स्लाइड है हम इसको भी थोड़े से आगे वीडियो में जानेंगे। बैड बैंक क्या है, एक एआरसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि क्या करती है, दैट टेक्स द बैड लोन्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक को क्या करता है, पहले कमर्शियल बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। किस तरीके से लोन लेता है भी हम देखेंगे। मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर्स द मनी, और मनी को क्या करता है, रिकवर करता है। ये किसके अंदर काम करता है, एनएआरसीएल विल फर्स्ट परचेज बैड लोन्स फ्रॉम बैंक। पहले तो एनएआरसीएल क्या करता है, बैड लोन्स लेता है बैंक से। अब इसको हम आगे समझते हैं। जैसे बैड बैंक होता है तो कोई कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है, पहले तो हम उसमें पैसा जमा करते हैं, वो हमको क्या देता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देता है। और जो वो हमारे पैसे किस चीज़ में लगाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में हमारे पैसे लगा देता है। फिर वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। अगर वो दिवालिया निकल जाता है उनका, तो लोन नहीं जमा कर पाती, उनका इंटरेस्ट नहीं जी पाती, जिसकी वजह से बैड बैंक बनाया। बैड बैंक क्या होगा, उनसे पैसे लेगा और एनएआरसीएल इस चीज़ का ही काम करेगा। बैड बैंक में दो आते हैं, दो ग्रुप से मिलकर बैड बैंक बना है, जैसे एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। एनएआरसीएल क्या होता है, जैसे बैड बैंक है, जैसे कोई बैंक है तो बैंक क्या होगा, इंडस्ट्री को पैसा देगा और इंडस्ट्री क्या देगी, उसे कुछ सिक्योरिटी देगी, क्योंकि पैसा तो ऐसे नहीं दिया जा सकता, सिक्योरिटी देगी। तो सिक्योरिटी लेने का काम कौन करेगा, एनएआरसीएल। और आईडीआरसीएल क्या करेगा, उन सिक्योरिटी को बेचेगा। जो बैड बैंक पैसा लेता है उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यानी कि वो पैसा क्या होगा, अगर कंपनी डूब जाती तो पैसा क्या हो जाता है, वो पैसा भी डूब जाता है, इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैड बैंक हमने जान लिया कि एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल से मिलकर बना है। एनएआरसीएल क्या करता है, सिक्योरिटी को लेता है, और आईडीआरसीएल क्या करता है, सिक्योरिटी को बेचता है। अब देखते हैं क्या होता है। 50% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन ईच एंड 85% विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट। अब एनएआरसीएल क्या करता है कि 50% क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है, 50% सिक्योरिटी लेता है और 50% क्या करता है, पहले कंपनी को पैसे दे देता है, फिर उससे सिक्योरिटी लेता है और उन 50% को बेच कर, उन 50% जो उसने सिक्योरिटी दी है उनको बेचकर फिर 85% क्या करता है, उसको पैसे लौटा देता है, जिसकी वजह से उसके 100% पैसे हो जाते हैं। एंड व्हेन द एसेट आर सोल्ड, जब वो एसेट को भी मैंने जैसे बताया बेच देता है, तो आईडीआरसीएल बेचता है सिक्योरिटी को, फिर कमर्शियल बैंक को क्या कर देता है, वो पैसे वापस दे देता है। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर क्या करता है, गारंटी इज एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। इसकी गारंटी किस चीज़ की है, 5 साल तक इसकी गारंटी है। अब ये क्या हुआ है, जो हमने पहले न्यूज़ में देखा था, वो देख रहा था कि बैड बैंक को जो 15% एसेट दिया है, जो बैंक ने 50% क्या दिया है, उनको लोन के तौर पर पैसे दिए हैं, वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे क्या देती है, अभी सरकार देती है। सरकार ने क्या करा, अभी पैसे दिए हैं बैड बैंक को, कितने, 30,60,600 करोड़ रुपए अभी सरकार ने क्या किए हैं, वो जो 50% स्टेक देगा पहले सिक्योरिटी के लेने से पहले, यानी कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ को, वो कहा होता है, वो सरकार देती है। तो अभी ये सितंबर में क्या हुआ, अनाउंस हुआ है कि 30,600 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा, लोन जो उठाया गया है। एंड देख लेते हैं आरबीआई का रिजर्वेशन क्या है। आरबीआई ने क्या करा था, अब इस चीज़ को अप्रूवल नहीं करा था। क्यों अप्रूवल नहीं करा था, क्योंकि आप जानते हैं बैड बैंक को दो कंपनी ओन करती हैं, एनएआरसीएल, आईडीआरसीएल। तो उसने कहा था कि इस चीज़ में क्या होगा, एनएआरसीएल तो सिक्योरिटी लेगा और आईडीआरसीएल क्या होगा, सिक्योरिटी बेचेगा। तो उससे क्या होगा, ये ड्यूअल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो उनके बीच में पैसों की गड़बड़ी भी हो सकती है। तो आरबीआई ने कहा अगर एक ही बॉडी होगी तो उससे अच्छा लोन, नॉन परफॉर्मिंग लोन हमको मिल पाएगा, हमें अपना पैसा मिल पाएगा, धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आरबीआई ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। दूसरा, इश्यू अराइजिंग फ्रॉम द ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप नहीं है इसका, कोई भी बैड बैंक का कोई ओनरशिप नहीं है, ना एनएआरसीएल का ना आईडीआरसीएल का। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया और सेंट्रल एशिया की क्या हुई है, अभी समिट हुई है, ये होती है हर साल। इंडिया होस्टेड द फर्स्ट, इंडियन ने क्या करा है, सेंट्रल एशिया की समिट वर्चुअल जो हुई है वो भी होस्ट करी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट करी है। इसके अंदर कौन किस ने अटेंड किया, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान ने इसमें क्या करा है, इनके प्रेसिडेंटों ने इसको अटेंड किया है। ये इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन का 30th एनिवर्सरी क्या करिए, सेलिब्रेट करिए। इन दोनों कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ कह रहा हूँ, इंडिया और सेंट्रल एशियन है। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये इसके अंदर क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल ऑफ द समिट, इससे फ़ायदा क्या होगा, इंडियन सेंट्रल एशिया के रिलेशन क्या होंगे, नई हाइट पर पहुंचेंगे। ये हर 2 साल में मैंने बताया होल्ड होती है। एग्रीड ऑन रेगुलर मीटिंग, अगर रेगुलर मीटिंग चलती रहेंगी किस चीज़ की, फॉरेन मिनिस्टर की, ट्रेड मिनिस्टर की, कल्चर मिनिस्टर की और सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की क्या होंगी मीटिंग, अब हर साल चलती रहेगी। इंडिया सेंट्रल एशिया का सेक्रेटरीट कहाँ है, दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेंट्रल एशिया के कोऑपरेशन क्या होंगे, कोऑपरेशन अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। फर्दर कोऑपरेशन इंक्रीज होंगे किस चीज़ में, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, इससे डेवलपमेंट में, कोऑपरेशन से, डिफेंस से एंड सिक्योरिटी में। इंडिया सेंट्रल एशिया के कोऑपरेशन अच्छे होंगे, जैसे भी हमने देखा अफगानिस्तान को लेकर इसमें 3-4 पॉइंट इसमें डिस्कस हुए हैं। एक तो इंडिया सेंट्रल के कोऑपरेशन एक नई हाइट पर पहुंचेंगे ट्रेड में, कनेक्टिविटी में। एक अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी पीसफुली। अभी जानते हैं आप अफगानिस्तान में वो आ गई थी, तालिबान सरकार आ गई थी, तो उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेंगे, पीसफुली वहाँ पर रह सकेंगे। तीसरा क्या होगा, इंडिया के स्टैंड ऑफ है, किस चीज़ से स्टैंड ऑन है, कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान को बहुत सारी एनर्जी इंडिया का करता है, भी एनर्जी सिक्योरिटी देता है। और सब कजाकिस्तान भी इंडिया को क्या देता है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिया देता है। तो कजाकिस्तान में आप जानते हैं अभी अनरेस्ट हो गया था, यानी कि एलपीजी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उज़्बेकिस्तान से इंडिया के क्या टॉक हुई हैं, एक्टिव पार्टनर है उज़्बेकिस्तान इंडिया का, उसके भी कोऑपरेशन अच्छे हैं उज़्बेकिस्तान के इंडिया से। तजिकिस्तान के क्या हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन है इन द फील्ड ऑफ द सिक्योरिटी। तुर्कमेनिस्तान के क्या है, अशगाबाद एग्रीमेंट जो उसकी कैपिटल है वो, उसमें हमने पार्ट ले रखा है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी किस चीज़ से, सेंट्रल एशिया में अशगाबाद एग्रीमेंट से। ये देख सकते हैं आप, इंडियाज़ फुटप्रिंट इन द सेंट्रल एशिया, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे स्टैंड ऑफ है। और तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद एग्रीमेंट हो गया। और तापी पाइपलाइन जो चलती है उसमें भी इंडिया और तुर्कमेनिस्तान पार्ट करते हैं। तापी मतलब ये जो इसकी फुल फॉर्म है, देख लेते हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग क्या है, इंडिया सेंट्रल एशिया के डायलॉग क्या है, ऊंचे लेवल पर हैं, किस किस के बीच में, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। सारे के सारे 5 नेशन क्या हैं, इंडिपेंडेंट हुए जब यूएसएसआर 1919 में टूटा कोल्ड वॉर के बाद। ये देख सकते हैं आप, तुर्कमेनिस्तान क्या है, सिर्फ एससीओ का मेंबर नहीं है, और सारी सेंट्रल कंट्रीज़ और इंडिया क्या है, मेंबर है एससीओ के, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये किस चीज़ पर फोकस करता है डायलॉग, नंबर ऑफ़ इशू जो उठ रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर, वॉर रेवेंस्ड अफगानिस्तान को लेकर, इस चीज़ पर क्या करता है, फोकस करता है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है कोल्डर एंड वेटर विंटर। देख सकते हैं इंडिया में क्या हुआ है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा विंटर देखने को मिली है 2021-22 में, और बहुत ज़्यादा क्या हुई है, वेटर यानी कि गीलापन देखने को मिला है, यानी कि रेनफॉल देखने को मिली है। कोल्डर क्या है, आईएमडी ने एक रिलीज़ कर रखी है एक लिमिट कि मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 16 डिग्री से नीचे गया, 16 डिग्री सेल्सियस से, तो उससे क्या माना जाएगा, तेज़ ठंड मानी जाएगी। और वेटर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वेटर देखने को मिला है। वाइड स्प्रेड रेन, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक रेन देखने को मिली है। सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न, इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न जिसमें JNK आता है, हिमालय जाते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया आप जानते हैं 7 सिस्टर जो हैं, आसाम, नागालैंड, वो मैनी 24 स्टेट्स ऑफ यूनिटरीज में क्या हुई है, रिकॉर्डेड रेनफॉल देखने को मिली है। एक्सेस टू लार्ज एक्सेस दिस मंथ, यानी कि बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अब देख लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। अंटिल 25 जनवरी 2027 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया से क्या हुए हैं, पास हुए हैं, जिसमें क्या आता है, वाइड स्प्रेड रेन हुई है, स्नोफॉल हुआ है, टर्बुलेंट वेदर हुआ है अक्रॉस लार्ज जियोग्राफिकल अक्रॉस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के नॉर्थन वेस्ट में। अब देख लेते हैं ये क्या होता है, वेस्टर्न घाट डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। आइज मेडिटेरियन सी से क्या होती है, मेडिटेरियन सी इंडिया से ना थोड़ी हाई हिल पे है, यानी कि थोड़ा ऊंचा है एल्टीट्यूड पे, तो यहाँ से जो हवा चलती हैं वो क्या होती है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी से होते हुए ये इंडिया के इधर की तरफ चलती हैं। आप जानते हैं हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो मेडिटेरियन सी में हाई प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, हवा चलती हैं। देख सकते हैं आप कैसे हवा की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हवा चलते चलते इंडिया तक पहुँच जाती है। अब ये तो सीधी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में क्या है, हिमालयाज़ हैं, तो ये इनको यहीं रोक लेते हैं। और जेट स्ट्रीम भी इसको सपोर्ट करती है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है जिसको हम जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। तो हिमालयाज़ की वजह से यहीं रुक जाती है हवा, और इनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कैस्पियन सी और ब्लैक सी से ये पानी लेकर चलती हैं, और यहीं के सब कुछ बरस जाता है
नॉर्दर्न वाले हिस्से में जो इंडिया का है। देख सकते हैं आप, हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ और हिमालय से लो प्रेशर में गई हवा टकरा गई। ये टेम्परेचर देख सकते हैं मिड फरवरी में कैसा डे टाइम में टेम्परेचर बदलता है, -30 डिग्री, -26 डिग्री। एक ला नीना की वजह से भी होता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो ला नीना से एसोसिएटेड है। प्रेजेंट में क्या हुआ था, मॉडरेट इंटेंसिटी थी ला नीना की कंडीशन में। ला नीना देख सकते हैं, देख लेते हैं ये क्या होता है। ये देखिए पैसिफिक वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड हवा रहती है। कोल्ड हवा, फिर कोल्ड हवा किसकी तरफ जाती है, हॉट हवा की तरफ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इंडिया से टकरा जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश होने को दिखती है। तो द अमेरिका कॉम्पिट्स एक्ट, ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट ने क्या करा है, अनवील्ड किया है एम्बिशंस अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री-एग्जामाइन इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। कॉम्पिट्स को अभी क्या करा है, प्रपोज करा है अपने पार्लियामेंट में। इससे क्या होगा, न्यू विजिट होंगे टैलेंटेड, कहाँ पर, अमेरिका में टैलेंट जाने को मिलेगा। इससे स्टार्टअप वीज़ा बढ़ने को दिखेगा। अब देखते हैं इसका प्रॉमिस क्या है। इसमें अमेरिका क्या करेगा, 52 बिलियन USD क्या करेगा, खर्च करेगा किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंडक्टर तो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकें। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जा सके। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट पास नहीं होता है, जैसे कि गिलास, पेपर और प्लास्टिक्स। और क्या करेगा, 45 बिलियन USD देगा लोन्स के लिए, जिससे इम्प्रूव हो सके क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम अमेरिका में। फंडिंग देगा किस चीज़ के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या देगा, फंडिंग देगा। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को क्या करेगा, इम्प्रूव करता हुआ दिखाई देगा। और इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा। ग्रीन कार्ड होल्डर कौन होते हैं, जिनका परमानेंट रेजिडेंस देखने को मिलेगा किसी कंट्री में। एक बिल इशू हुआ जिसमें 600 मिलियन USD खर्च करेगा किस चीज़ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पर, जो कि सोलर कंपोनेंट पर डिपेंड होते हैं। सोलर कंपोनेंट US से किस पर डिपेंड है, सोलर कंपोनेंट में चाइना में डिपेंड देखने को मिलेगा। जिनजियांग रीजन में अभी डिस्प्यूट भी चलता रहता है, जैसे ओइंगर मुस्लिम का। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मोर अपॉर्चुनिटी होंगी US में इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। टैलेंटेड लोग क्या होंगे, US में जाएंगे। एवरी ईयर इंडियंस कंपनीज कमेट द लोएंस शेयर्स ऑफ HIV वीज़ा देखने को मिलेगा सबके अंदर, जिससे परमिट होंगे इशू एवरी ईयर। थ्री टाइप के वीज़ा देखने को मिलेंगे आपको, HIV, H2B और HLV, जिससे क्या होता है कि 7 साल तक क्या होगा, आप USA में रहोगे, वो HL होता है वीज़ा। और H1B क्या होता है कि अमेरिका में आप जाओगे। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द ग्रेट निकोबार। अभी ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 में इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुई है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एक्सेंट ने एक रिलीज़ की है रिपोर्ट किस चीज़ को लेकर, कि पिछले साल क्या हो रहा था, मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा था ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जिसमें क्या हुए हैं, सीरियस क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये कमेटी ने इसको रिलीज़ किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, जिसने क्या किया था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को इशू किया था किस चीज़ को बनाने के लिए, EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिस्टेंस है, जो मई 2021 में लाया गया था। ये देख सकते हैं ग्रेट निकोबार मैप में। एंड इसका बैकग्राउंड क्या है, अभी नीति आयोग, मैंने जैसे बताया नीति आयोग ने 72,000 करोड़ रुपए इंटीग्रेटेड किए थे इस प्रोजेक्ट को, कि ग्रेट निकोबार में हम क्या बनाएंगे, मेगा पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, टाउनशिप स्प्रेड होगी 130 स्क्वायर किलोमीटर में, जिससे वहाँ का प्रिस्टाइन फॉरेस्ट एंड सोलर क्या होगा, इम्प्रूव्ड देखने को मिलेगा। ये किस बॉडी के अंदर आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इससे इशूज़ क्या हुए थे EIA को लेकर, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बताया था जब पहली रिपोर्ट आई थी कि इस एरिया में, यानी कि इस आइलैंड में क्या है, प्लेस जो हैं वो 1045 स्क्वायर किलोमीटर के हैं, जबकि वहाँ पर अब देखा गया है 910 स्क्वायर किलोमीटर का ऑफिशियल फिगर वहाँ पर आया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि पहले रिपोर्ट में था कि गैलेथे पोर्ट एरिया में क्या है, कोरल लीव्स नहीं है, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि वहाँ पर कोरल लीव्स भरी पड़ी हैं। 116 हेक्टेयर में आपको गैलेथले पोर्ट पर कोरल लीव्स
कोरल रीफ देखने को मिलेगी। अब कोरल रीफ देखेंगे हम आगे के वीडियो में क्या होता है। गैलेथ रीफ एक क्या है, एक आइकॉनिक नेस्टिंग साइट देखने को मिलेगी जिसके अंदर लेदर बैक यानी कि टर्टर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मेराइन टर्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये टर्टल हैं। ये गैलेथ ये रहा HP यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा साउथ में निकोबार के। ये यहाँ पर क्या होते हैं, 330 स्पीसीज फियोना की रहती हैं, ये पहले रिपोर्ट में बताया था। लेकिन ZSI की रिपोर्ट ने बताया कि यहाँ पर 695 में आपको फ्लोरा फियोना की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। द EIA सेज इन अनदर प्लेस नो माइग्रेटरी बर्ड्स, ये कहता है कि EIA ने कहा कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं है, जबकि अभी रिपोर्ट में आया कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगी। EIA ने ये बताया है। दूसरा, यहाँ पर फायरवेज 40 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो ग्रेट निकोबार में रहती हैं। इश्यूज़ रेज किए हैं कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट ने, जैसे इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा टर्टल पर। मेगापोडा नेस्टिंग साइट्स क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी। कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय होंगी इस आइलैंड में। और मैनी रिजर्व्ड एरिया क्या होंगे, एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रॉय देखने को मिलेंगे। यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड ट्राइबल रिजर्व्स क्या होगा, डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, 81.7% क्या है, आइलैंड कवर्ड है किस चीज़ से, नेशनल पार्क और रिजर्व्स एंड फॉरेस्ट से। अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो वो भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। द प्रोजेक्ट विल हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट का। और इफेक्ट पड़ेगा किस चीज़ पर, जो वहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, ओंगे ट्राइब्स। इसका UPSC में भी क्वेश्चन आया था कि ओंगे ट्राइब्स ग्रेट निकोबार में रहती हैं। ग्रेट निकोबार के बारे में जान लेते हैं। ये साउथर मोस्ट आइसलैंड है किस चीज़ का, निकोबार एंड निकोबार आइसलैंड का। ये आपको साउथर मोस्ट आइसलैंड देखने को मिलेगा। वेरी रिच इकोसिस्टम है, यहाँ पर 650 स्पीसीज रहती हैं, एंगोस्पर्म्स की, फम्स की, जीमोस्पर्म्स की और बियोपिसम एमोंग अदर्स। यहाँ पर 18,000 आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी। इकोलॉजिकल करेक्टर, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे यहाँ पर हैबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्राइब्स कौन सी मिलती है, अभी एक ओंगे बताई थी और एक और कौन सी होती है, मंगोलाइड सोम्पे ट्राइब्स। इसमें भी इसके द्वारा भी UPSC में एक क्वेश्चन आया था। 200 यहाँ पर ये ट्राइब्स देखने को मिलेंगी। अनोदर मैंगलन ट्राइब्स निकोबार्स अबाउट 300 नंबर में आपको दिखेगी, जो ZSI ने बताया है। लेकिन इससे फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदे इससे होंगे कि अंडमान निकोबार में अगर एक पोर्ट बन जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, जहाज आके रुकने लगेंगे, क्योंकि एक पोर्ट आपको सिंगापुर में दिखेगा। आप इसके डिसएडवांटेज और बता सकते हैं। UPSC प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था 2009 में, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि सोम्पेन ट्राइब कहाँ पर फाउंड होती हैं। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, 20 का आंसर है। निकोबार आइलैंड में आपको सोम्पेन ट्राइब देखने को मिलेंगे, जिनका दूसरा नाम क्या है, मोंगोलॉइड ट्राइब्स निकोबार में देखने को मिलेगी। पहला आर्टिकल है इंडिया एंड ओमान। आज हम इंडिया एंड ओमान के इंपॉर्टेंट रिलेशन को जानेंगे। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। कंटेस्ट क्या है, मतलब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है कि ओमान के सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं वो क्या हुए हैं, विजिट करें हैं इंडिया को। ये क्या करेंगे, को चेयर करेंगे। जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी होगी जिसमें क्या होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया के, उनके साथ क्या होंगे, इसको को चेयर करेंगे। तो देख लेते हैं ओमान कहाँ है। ये ओमान आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा इंडिया के। यहाँ आपको गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड ये जो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज देखने को मिलेगा। ऊपर पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ये देख लेते हैं भाई, ये क्या है, कंसर्न क्या है इसको लेकर। चाइना को इंडिया ने भी घेर रखा है, जैसे चाइना को इंडिया ने घेर रखा है ना, इंडिया ने भी चाइना को घेर रखा है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रखा है, चाइना ने ग्वादर पोर्ट बना रखा है, मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बांग्लादेश में, और यहाँ म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन इंडिया ने भी क्या कर रखा है, जैसे ओमान में एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ दक्यूम, उसको, और जिबूटी से भी इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और इधर इंडोनेशिया, मालदीव्स, और इधर क्या कर रखा है, इंडिया ने भी चाइना को घेर रखा है उसकी तरफ से ही। तो आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। दोनों कंट्रीज़ अरेबियन सी में आती हैं, जो कि लिंक करती हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन्जॉय करती हैं अपने रिलेशन को, जो एट्रीब्यूट करता है इनके हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड लिंकेज को। पीपल टू पीपल लिंकेज देखने को मिलेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा ओमान का, जहाँ है 5,000 साल से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ऐसे ही चल रहे हैं 1955 से। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 2008 से इनकी। ये की पिलर्स ऑफ इंडियंस वेस्ट एशिया पॉलिसी है जो इंडिया चलाता है। ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि एक क्या थे, ओमान के
HM सुल्तान का बस थे जो कि जिनकी डेथ हो गई है, वो इंडिया से ही पढ़ के गए थे, जिसकी वजह से इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अभी ओमान का क्या होने वाला है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल भी होने वाला है, जिसमें अरब लीग होगी, जिसमें इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन पर ध्यान दिया जाएगा। जिससे क्या कर रहा है, HM सुल्तान काबूस को इंडिया ने गांधी पीस प्राइज़ 2019 से नवाजा है, जो कि रिकॉग्नाइज़ करता है एक लीडरशिप को स्ट्रेंथ करने के लिए इंडिया और ओमान की। देख लेते हैं आगे डिफेंस रिलेशन के कैसे हैं। अभी जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी होगी, जो भी हमने न्यूज़ में देखा था। ये JMC एक हाईएस्ट फोरम है जो इंगेज करेगी दोनों के रिलेशन इंडिया और ओमान के इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। ये JMCC एक्सपेक्टेड टू मीट एनुअली, यानी कि हर एक साल में होती है। ये JMCC की लास्ट 9th मीटिंग है और ये 10th मीटिंग अब देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्यूट होंगे ऑन गोइंग डिफेंस एक्सचेंज। देख लेते हैं ओमान और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी देखने को मिलेंगी। सबसे पहली है आर्मी एक्सरसाइज जो अल नज़ा होती है, दूसरी है अल एयर फोर्स एक्सरसाइज जो ईस्टर्न ब्रिज इसको कहते हैं, जो नेवल है एक्सरसाइज वो होती है नसीम अल बहर। अब देख लेते हैं इनके इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन कैसे हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक जॉइंट कमीशन मीटिंग एंड जॉइंट बिजनेस काउंसिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया भी बहुत बड़ा ट्रेडर है, टॉप ट्रेडर पार्टनर है ओमान का। इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है ओमान का, जो ट्रेडिंग करता है ओमान के अंदर आफ्टर UAE एंड चाइना, जो कि बहुत सारा इंपोर्ट करता है। 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इसके अंदर। नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है 2019 से। देख लेते हैं मेजर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैव ए प्रेजेंस इन ओमान, यानी कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ क्या करती हैं, इंडिया ओमान में इन्वेस्ट करती हैं। किस सेक्टर में, स्टील के में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर्स में, टेक्सटाइल में। इंडिया ओमान जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड भी चलता है यहाँ की, यानी कि यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओमान का स्टेट जनरल रिजर्व फंड दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, जिससे क्या होते हैं इनके कोऑपरेशन और भी अच्छे देखने को मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के एरिया में। इंडिया कम्युनिटी देख लेते हैं ओमान में, यानी कि इंडिया का डायस्पोरा क्या है ओमान में। 6.2 लाख इंडियंस आपको ओमान में देखने को मिलेंगे, जो कि 4 लाख वर्कर्स हैं प्रोफेशनल्स में, जिसके अंदर ओमान की जो लिविंग फैमिली हैं वो 150-200 ईयर से पहले से यहाँ पर रह रही हैं। इंडियन स्कूल्स में CBSE सिलेबस चलता है, जैसे यहाँ इंडिया में चलता है। 45,000 इंडियन चिल्ड्रन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ओमान इंडिया के लिए क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ओमान की इंडिया के लिए। देख लेते हैं इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ़ रीजन में और एक इम्पोर्टेंट एंकर है इंडियन डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ओमान का एक गेटवे है, जो कि इंपोर्ट करता है 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया क्या करता है, इसके द्वारा ऑयल लेता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। देख लेते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, ये रहा। और ये पोर्ट ऑफ दक्कुम जो अभी मैंने इस पहले वीडियो में बताया था। ओमान ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रिटिकल कोऑपरेशन सपोर्ट टू इंडियन नेवल डेवलपमेंट, यानी कि ओमान बहुत सारा सपोर्ट देता है इंडिया को। पोर्ट ऑफ दक्कम ये भी मैंने बताया था, जिसके द्वारा इनके स्ट्रेटेजिक टाइज और अच्छे होते चले जा रहे हैं, कोऑपरेशन और अच्छा होता चला जा रहा है अरेबियन सी में। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना लिथुआनिया टेंशन। यह आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, यानी कि कंटेस्ट क्या है। रिसेंटली क्या करा है, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च करा है चाइना के अगेंस्ट एक एक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुद्दा पहुंच गया है इन दोनों कंट्री का। क्योंकि क्या कर रहा है, चाइना लिथुआनिया को टारगेट कर रहा है क्योंकि उसने ताइवान की मदद की है। अब इसकी ये इशू क्या है, नवंबर 2021 में लिथुआनिया ने क्या करा था, ताइवानियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल दिया था लिथुआनिया में, जो कि बिकॉज ऑफ इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ये खोला गया था। लेकिन ताइवान ने भी इसको क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। लिथुआनिया ने कह दिया था कि आप अपना ऑफिस यहाँ पर खोल सकते हो, टू ओपन इन ऑफिस विद इन द यूरोपियन यूनियन के अंडर आप अपना एक ऑफिस खोल सकते हो। जिससे क्या हुआ, चाइना भड़क गया, चाइना में और आग बबूला हो गया। चाइना हैज़ डाउनग्रेडेड दिस डिप्लोमेटिक रिलेशन विद लिथुआनिया, जिससे तोड़ दिए उससे रिलेशन। वन चाइना पॉलिसी आप जानते हैं, चाइना कहता है कि ये ताइवान हमारा ही पार्ट है। चाइना ने क्या कर दिया है, सारा का सारा एक्सपोर्ट, सारा का सारा इंपोर्ट लिथुआनिया से बॉयकॉट कर दिया है। अबाउट WTO का आप बता सकते हैं डायरेक्टर कौन है। यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है, एक सपोर्ट दिखाई है लिथुआनिया को, बिजनेस लीडर है और ऑफिशियल है लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का। चाइना में क्रैक डाउन कर दिया है लिथुआनिया के द्वारा कि इम्पोर्टेंट अब यहाँ से नहीं होगा।
कंट्री हैज़ ऑल्सो इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, चाइना ने और किसी से भी क्या करा है, अपनी ट्रेड को रोक दिया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर दिखेगा ईयू में, जो कि लिथुआनिया क्या करता है, 80-90% क्या करता है, लिथुआनिया एक्सपोर्ट करता है चाइना के अंदर। अब रीज़न फॉर और किस चीज़ पर करा है इसने, ये देख लेते हैं। क्योंकि लिथुआनिया ने क्या कर दिया था, बिगेस्ट क्रिटिसाइज़ किया था चाइना को विद द यूरोपियन यूनियन। जिनजियांग रीजन में आप जानते हैं उइगर मुस्लिम रहते हैं, और हांगकांग इशू को भी लिथुआनिया ने उठाया था। लिथुआनिया ने सपोर्ट करा है शुरू से ही ताइवान को, और उसने कहा था कि ताइवान को क्या मिलना चाहिए, ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। 2020 में ये कहा था। लिथुआनिया रेशनेबल है एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत अच्छी है लिथुआनिया की, डेमोक्रेटिज्म है। और अभी उसने क्या कर दिया था, चाइना 17+1 कोऑपरेशन फार्म है, उसके अंदर से उसने क्या कर दिया था, क्विट कर दिया था। और लिथुआनिया ने एक चीज़ और कही थी कि पॉपुलेशन वहाँ की क्या करे, स्मार्टफोन को बाइकआउट करे चाइना के। एंड देख लेते हैं और क्या है, जियो पॉलिटिकल फॉल आउट क्या है। ताइवान ने क्या करा है, ताइवान ने भी कहा है कि हम लिथुआनिया को सपोर्ट करेंगे। जैसे लिथुआनिया का एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिया, ताइवान ने कहा है कि हम अब सपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, लिथुआनिया को। 20,000 बोतल जो हैं लिथुआनिया रम बहुत फेमस है, वो क्या होगा, चाइना तो अब ले नहीं रहा, इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो ताइवान कह रहा है उसको हम लेंगे, हम उसके पैसे देंगे। ताइवान क्या कर रहा है कि $200 मिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या हो, लिथुआनिया के इकोनॉमिक लॉसेज कम हो सकें। और हम सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो है वहाँ पर वो हम देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ताइवान में सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ताइवान अलॉन्ग विद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज लाइक जर्मनी हो एक्सप्रेस सोलिडरिटी विद लिथुआनिया, यानी कि ईयू और जर्मनी ने भी क्या किया है कि हम भी इसको लिथुआनिया को सपोर्ट करेंगे। तो कल है निगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज़, यानी कि उन डिसीज़ को क्या करा जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती हैं। इसका ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में हेल्थ से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी उन बीमारी को लेकर क्या हुआ है, ऑब्ज़र्व किया है 30 जनवरी को कि नेगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज़ डे मनाया जाएगा। ये डिक्लेयर हुआ है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 के द्वारा। प्रपोजल दिया था, रिकॉग्नाइज द डे वाज फ्लोटेड बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसका प्रपोजल दिया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती हैं निगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज़, जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगी। ये वैरायटी ऑफ पैथोगन्स की वजह से ज़्यादा होती हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोए एंड पैरासिटिक वॉर्म्स की वजह से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये इन पे क्या हो रहा है, लेस फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में इनकी लेस फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से HIV और एड्स से भी ज़्यादा फैलने को दिख रही हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। एग्जांपल क्या है, NTDs के, स्नैक बाइट, एनवेनोमेशन हो जाता है, स्केबल्स हो जाता है, योम्स हो जाता है और लिशमैनियासिस हो जाता है, और चेजिस डिसीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे स्नैक बाइट, इन्वेनोमेशन देखने को मिलता है। ग्लोबल सिनेरियो क्या है इसका, NTDs इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, क्या कर रहा है, 1 बिलियन पीपल को इसने ग्लोबली इफेक्ट किया है। ये ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटेबल नहीं है, ये प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल भी है, लेकिन इस पर फंडिंग नहीं हो रही है। और इंटर रिलेशंस विद पॉवर्टी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम कंटिन्यू टू कॉज डिवेस्टिंग हेल्थ, यानी कि हेल्थ पर फ़र्क पड़ रहा है। ये 20 NTDs की देखने को मिलेंगी, जो कि इम्पैक्ट करती हैं 1.7 बिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड। इंडिया में क्या है, ये 11th डिसीज़ है विद पैरासिटिक इलनेस है, लाइक काला आजार इंडिया में देखने को मिलेगा, और लिम्फेटिक फिलेरिसिस इंडिया में देखने को मिलेगा। काला आजार ये होता है, इसमें क्या हो जाए, स्पेलिन हो जाता है, स्पेलिन का साइज़ बढ़ता है, लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, और नाइट स्वीट्स की देखने को मिलती है, और स्किन का कलर बदल जाता है, कफ होती है यानी कि खांसी होती है, वीकनेस आती है। इंडिया में सिनेरियो क्या है इसका, ये जो आप पिंक वाले एरिया देख रहे हैं, ये न्यू एमर्जिंग एरियाज़ हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी एरियाज़ देखने को मिलेंगे जो काले वाले हैं। 2021 में देखा जाए तो काला आजार थोड़ा सा कम देखने को मिला है, 2020 के कंपैरिजन में 35% थोड़ा सा कम देखने को मिला है काला आजार इंडिया में। इंडिया के इनिशिएटिव कहाँ है इसको टैकल करने के लिए, एक तो है एक्सीलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो 2018 में चलाया था, एक है WHO ने भी इसको सपोर्ट किया है, रीजनल अलायंस एस्टेब्लिश जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिया ने सबने मिलकर चलाया था, एक है एलिमिनेटेड सेवरल अदर एंटिटीज़ को, जैसे इंक्लूडिंग यूएनावॉर्म्स, ट्रैकोमा और येम्स को एलिमिनेट करने के लिए, एक है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या हुआ था, एंडेमिक एरियाज़ है
जो कि मेडिसिन्स को प्रूव करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो रिस्क पर है कम्युनिटी उसके लिए। देख सकते हैं आप सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखने को मिली है, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका और थोड़ा सा हमारा इंडिया और सऊदी अरबिया भी आता है। आर्टिकल है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ NCW। NCW क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। ये न्यूज़ में क्यों है, इसका कंटेस्ट क्या है? क्योंकि अभी 30th फाउंडेशन डे बनाया गया है 31 ऑफ जैन को, जिसमें कहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को क्या दिया जाए, उसकी ग्रोथ में स्कोप किया जाए। प्राइम मिनिस्टर में भी इसको ब्रॉडेंड करने के लिए कहा है। नीड टू एक्सपेंड ऑफ, क्यों ज़रूरत है इसको NCW करने के लिए? क्योंकि हमारे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया के लिए क्या है, आत्मनिर्भर भारत है हमारा, जो सेल्फ रिलीवेंट इंडिया को दर्शाता है। लिंक बिटवीन द एबिलिटी ऑफ वीमेन को विद डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। द चेंज इज द विजिबिलिटी इज अबाउट 70% बेसिनरीज हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो वीमेंस हैं। द कंट्री हैज़ सीन ए थ्रेशोल्ड इंक्रीज इन नंबर ऑफ वीमेंस, यानी कि कंट्री ने क्या करा है, थ्रेशोल्ड इंक्रीज करा है इन नंबर ऑफ वीमेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप 6 से 7 साल के बीच में। जो 60,000 स्टार्टअप हुए हैं उसमें क्या हुए 2016 में 45% जो हैं एटलीस्ट उनकी 1 वीमेन डायरेक्टर हैं। लेकिन ओल्ड थिंकिंग है सोसाइटी की, क्योंकि टेक्सटाइल से और डेयरी तक क्या है, वीमेंस की स्किल्स और पावर हैं। इंडियाज़ इकोनॉमी क्या ग्रोथ करेगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में ग्रोथ करेगी अगर वीमेन को क्या करा जाए, एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। लेकिन कुछ ओल्ड लोगों की क्या है थिंकिंग है कि सिर्फ वुमेन किसके लिए हैं, डोमेस्टिक वर्क के लिए बनाई गई हैं। इंक्रीजिंग क्राइम बढ़ रहा है अगेंस्ट वुमेन्स, लेकिन 2020 के कंपैरिजन में देखें तो 21 में क्या हुआ है, 46% है, उसमें घटोती देखने को मिली है। क्राइम्स एट द वुमेन्स आर सब्जेक्टेड, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उनके साथ, हरेसमेंट ऑफ मैरिड वीमेन और डोरी हरेसमेंट देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है NCW का। ये कमेटी थी जो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया में कब हुई थी कि 50 साल पहले बनाई गई थी कि NCW को बनाया जाए और एक्सेलेरेट करें किस चीज़ को, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। सक्सेसिव कमेटीज़ प्लान्स इंक्लूड इन द नेशनल प्रोग्रेशन प्लान फॉर वीमेंस के हम नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाए वीमेन के लिए। ये किसके द्वारा बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 के द्वारा NCW को बनाया गया था। इसका फर्स्ट कमीशन कब हुआ था, 31 ऑफ जैन 1992 में हुआ था, जिसकी जो चेयरमैन पर्सन थी वो थी मिसेस जयंत पटनायक। इस कमीशन में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और 5 अदर मेंबर होते हैं। इसका चेयरपर्सन जो है NCW का कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट कमीशन कब हुआ था ये बता दिया मैंने। फंक्शंस क्या है इसके, रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड देखेगा वुमेन के लिए, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि पॉलिसी बनाए हर मैटर के लिए वुमेन्स के लिए, उनके रिडर्सल ग्रेवेजेंस को देखेगा, लेजिस्लेटिव मेजर्स को उनके मेजर करेगा। देख लेते हैं अब क्या है। इट हैज़ एन रिसीव्ड लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं NCW के पास कि इन्हें जस्टिस नहीं मिला जा रहा है वुमेन को, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उनके लिए अलग अलग, और डोरी सिस्टम अभी चल रहा है और उसके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 और इंडियन पेनल कोड 1860 को बनाया गया है। मेजर लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसके लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 15 भी उनके लिए क्या बात करता है कि स्टेट क्या हो उनके फेवर में जाए, वुमेन के फेवर में। आर्टिकल 15 का 3 ये कहता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहती हैं कि प्रोटेक्शन दे डिग्निटी ऑफ वीमेन को। देख लेते हैं इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ए सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट जैसे आप जानते हैं 2012 है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेहत इनिशिएटिव। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है, लॉन्च करा है सेहत इनिशिएटिव। इसको लेकर क्या है, सर्विस फॉर होम डिलीवरी, यानी कि मेडिसिन के लिए क्या होगा, होम पे ही सर्विस दी जाएगी। ये किसके लिए किया गया है, ये मिलिट्री के लिए यूजुअली किया गया है, पर्सनल एडवाइस के लिए। देख लेते हैं सेहत इनिशिएटिव, ये हमने कोविड-19 में भी चलाया था। ये एक ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है जो MOD के द्वारा चलाई गई है। ये पार्ट है गवर्नमेंट कमेटी का, जिसमें डिजिटल इंडिया को बूस्ट करने की बात कही है। ई गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया था मई 2021 में। इसका एम क्या है, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को उसके घर पे ही। आर्टिकल है इंडिया रशिया कोऑपरेशन एट UNSC, यानी कि UNSC में इंडिया रशिया का कोऑपरेशन। आज हम इंडिया रशिया के रिलेशंस को भी जानेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी बायलैटरल कंसल्टेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन के इश्यूज़ को लेकर इंडिया और रशिया के बीच में न्यू दिल्ली में,
और अभी रशिया को क्या दी गई है, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी दी गई है फरवरी 2022 में। और डिस्कशन हुआ है किस चीज़ को लेकर, जो टेंशन चल रही है रशिया और यूक्रेन के विवाद को लेकर, नाटो को लेकर। देख लेते हैं रशिया कहाँ है। रशिया ये रहा आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल में रशिया देखने को मिलेगा। फिर यूक्रेन ये रहा, चाइना और इंडिया। ये कंट्रीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ये नीचे आएंगी। व्हाट स्टैंड इंडिया हैज़ टेकन इन यूएनएससी ऑन रशिया यूक्रेन टेंशन। क्या स्टैंड लिया है इंडिया ने रशिया यूक्रेन के टेंशन पर। यूएनएससी में क्या हुआ है, मीटिंग हुई है यूक्रेन को लेकर। इंडिया ने ऑल्सो कॉल्ड दी इमीडिएट डिस्कलेशन ऑफ द सिचुएशन। इंडिया ने भी डिस्कलेशन किया है सिचुएशन का। और इंडिया ने क्या कहा है, क्वाइट डिप्लोमेसी एंड द पीसफुल रिजोल्यूशन दिया है रशिया और यूक्रेन के टेंशन को लेकर। देख लेते हैं यूएनएससी में आपको 15 मेंबर देखने को मिलेंगे, जिसमें से परमानेंट मेंबर 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं, जिसमें इंडिया, गैबन और केन्या ने क्या दिया है, अब्सटेन वोट दिया है इसको लेकर। अब्सटेन का मतलब क्या होता है, और रशिया चाइना ने कहा है यूक्रेन पर विवाद ना किया जाए। अब्सटेन का मतलब होता है ना हाँ की और ना की। इससे पता लगता है कि यूक्रेन के ऊपर यूएनएससी में बात की जाए। देख लेते हैं। वन ऑफ द 3 कंट्रीज केन्या और गैबन ने और इंडिया ने क्या कहा है, अब्सटेन वोट प्रोसीजर वोट से कहा है, क्योंकि वोटिंग अभी वहाँ पर चल रही है। यूएस विच इनिशिएटेड द मीटिंग एंड 9 अदर्स ने क्या कहा है कि डिस्कशन हो। तो रशिया इंडिया ने शुरू से क्या चीज़ को सपोर्ट किया है, सीज़फायर को सपोर्ट किया है। जुलाई 2020 में जैसे किया था, 2014 में किया था मिन्स्क एग्रीमेंट में, और नॉर्मंडी प्रोसेस में पीसफुल को ही इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता आया है। डिस्कशन हेल्ड बिटवीन रशिया, यूक्रेन, जर्मनी एंड फ्रांस ये होगा अब। इंडिया इज़ कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ मोर देन, कम से कम 20,000 लोग इंडिया के कहाँ पर रहती हैं, यूक्रेन में मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, जिसमें स्टूडेंट और चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन इन यूएन एंड बायलैटरल फ्री। देख लेते हैं बहुत साइड से क्या हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीविगरेटिंग मल्टीटेररिज्म, यानी कि इस चीज़ को हटाने के लिए कहा गया है। और इंडियाज़ इलेक्शन है कैसे, नॉन परमानेंट इंडिया वहाँ पर यूएनएससी में आपको देखने को मिलेगा, जिनका क्या होता है मेजोरिटी फॉर 2 years टर्म्स देखने को मिलता है। रशिया ने सपोर्ट किया है कि इंडिया को भी क्या हो, परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स की जाए यूएनएससी में। दोनों कंट्रीज़ किस चीज़ में, ब्रिक्स में मेंबर देखने को मिलेंगे। कमिटेड टू एन एनहेंस कोऑपरेशन है वहाँ पर बहुत अच्छी रशिया और इंडिया की। अभी रशिया ने कॉन्ग्रेचुलेट कहा है इंडिया को, क्योंकि इंडिया को क्या मिली है, चेयरमैनशिप मिली है 2021 की ब्रिक्स समिट में ऑन 9 सितंबर 2021, और उसने अडोप्ट किया है ये सब चीज़ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। देख लेते हैं संघाई कोऑपरेशन में भी दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे, जिससे क्या होते हैं, फर्दर इंटरेक्शन होते हैं दोनों के बीच में, मेंबर स्टेट्स के बीच में। फोकस करते हैं पार्टिकुलरली ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रिंग, टेररिज्म को हटाया जाए, एक्सट्रीमिज्म को हटाया जाए, ड्रग ट्रैफिकिंग को हटाया जाए, क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हटाया जाए। एससीओ की एक और बॉडी है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कितने मेंबर हैं। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।